नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज का आने वाला जो सप्ताह है यानी कि 2 मार्च से 8 मार्च के बीच में ग्रहों का परिवर्तन तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि धुलंडी है, होलिका दहन है और साथ ही के अंदर मंगलवार 3 मार्च को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण। जी हाँ, ये जो संवत्सर है, भारतीय जो नववर्ष हम लगाते हैं वो संवत्सर से ही लगाते हैं, तो 2082 का जो विक्रमी संवत है उसका ये अंतिम ग्रहण होगा। इसका क्या कुछ आपके प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ आपको करना चाहिए, साथ ही साथ ग्रहों की युतियां क्या कुछ संदेश दे रही हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो बड़ा इवेंट है वो ये है कि आप लोगों के लिए जो शुक्र महाराज बनते हैं, जो कि द्वितीय सेकंड भाव के स्वामी और सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं, इनको मारक भाव कहा जाता है। मार्केश शुक्र बनते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी केंद्र है, धन का भाव है। इन्होंने कुंभ राशि यानी लाभ भाव को छोड़ करके और 12वें भाव के अंदर मीन राशि में प्रवेश किया है। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि होती है। साथ में जिसके साथ ही इन्होंने युति बनाई है, ये इनके मित्र हैं शनि। ठीक है, तो इस सप्ताह का जो बड़ा अपडेट है वो इनके गोचर का है। साथ ही के अंदर 3 तारीख को यानी कि 3 मार्च को मंगल जो है वो भी शतभिषा नक्षत्र के अंदर, जो कि राहु का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेंगे। क्या कुछ रहने वाला, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। करियर और जॉब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके जो स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं, द्वितीय भाव के अंदर गए हुए हैं। शुक्र का इनको साथ मिलेगा, एक शुभ ग्रह इनके साथ में रहेगा। हालांकि शुक्र और शनि की जो युति है इसको कोई विशेष फलदायी नहीं माना जाता, क्योंकि एक विरक्ति का ग्रह है और एक जो ग्रह है दूसरा वो भौतिक सुखों का ग्रह है, यानी कि 180 डिग्री दोनों पॉइंट के ऊपर जो है इनमें थोड़ा अंतर रहता है, विपरीत इनका स्वभाव रहता है। लेकिन फिर भी 12वें भाव के अंदर शनि का बैठा रहना और साथ में शुक्र का इनके साथ में मिल जाना, मार्केश धन भाव और साथ ही साथ में व्यापार भाव, ये दिखाता है कि आप लोगों को जो खर्चे हैं वो थोड़े से बढ़ने वाले हैं। काम को लेकर के यात्राएं थोड़ी सी आप लोगों की बनी रह सकती हैं। ठीक है ना। हाँ, जॉब के अंदर ट्रांसफर और जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके अंदर आप लोगों को भ्रमण, यात्राएं, ट्रैवल ये जरूर से करना पड़ सकता है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस भाव का स्वामी भी आप लोगों का शुक्र ही बनता है। सप्तमेश जाकर के अगर बैठ जाएगा 12वें भाव के अंदर, तो व्यापार से संबंधित खर्चे हमको दिखा रहा है। एक चीज और, शुक्र और शनि की ये जो युति है इसको जातक पारिजात से ग्रंथों के अंदर इस तरह से व्याख्या की गई है। बहुत सामान्य व्याख्या है, लेकिन ये है कि ऐसे में जिसको पशुपालन जिसका रहता है, यानी कि पशु समृद्धि, क्योंकि प्राचीन समय के अंदर यही असेट्स हुआ करती थी बहुत बड़ी, तो समृद्धि को देने वाला बताया गया है। साथ ही के अंदर जो पहलवानी, एथलेटिक्स वगैरह काम करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा वृद्धिदायी और अच्छा वाला योग बताया हुआ है। लेकिन यहाँ से आप लोगों को समृद्धि वगैरह तो ठीक है प्राप्त होगी, असेट्स में आपकी जो है वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही साथ में असेट्स में वृद्धि के साथ में खर्चे भी हमको व्यापार से संबंधित दिखाई दे रहे हैं। धन भाव का मालिक भी यही बनता है, शनि के साथ में युति करके बैठा है, जिसके मैंने बताया आपको कि ये थोड़ा सा असेट्स को और समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। आपके जो मशीन वगैरह होती हैं या नौकर चाकर होते हैं, पशुओं से संबंधित पुरानी व्यवस्था होते हैं कि वर्तमान समय के अंदर जितने भी आपकी असेट्स है, आपकी इंडस्ट्री, आपके काम, आपके व्यापार से संबंधित जो भी आपके पास सामान है, जो प्रोडक्ट्स है, जो सर्विसेज है, उसके अंदर वृद्धि हमको यहाँ पे दिखाई देती है। तो धन भाव के मामले में ये युति और ये गोचर जो है आप लोगों के लिए लाभदायी रहने वाला है। मनी और वेल्थ साथ में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। शुरू के जो दिन आएगा 2 मार्च के दिन चंद्रमा अपनी ही कर्क राशि के अंदर रहेंगे, तो ये दिन आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत ठीक रह सकता है। 2 मार्च का दिन अगर आप रात को कैलकुलेट करेंगे 12 बजे के बाद में, तो 3 मार्च वैसे भी लग जाएगा, तो 2 मार्च का दिन आप लोगों के लिए काफी बेहतर है। स्वग्रही चंद्रमा है यहाँ पे, और ये अभी नहीं 2 मार्च पे नहीं, 1 मार्च को भी यहीं थे, 28 फरवरी को भी ये लगभग यहीं पे मिलेंगे आपको। तो ये समय प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह के लिए काफी ज्यादा आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है ना। उसके बाद बात करें रिलेशनशिप वगैरह की, तो रिलेशनशिप के मामले में ये थोड़ा सा आप लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी वाला समय है, क्योंकि इसी राशि के अंदर पंचम भाव के अंदर जहाँ पे केतु हैं, ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा। ठीक है ना। और केतु के साथ में, तो केतु वैसे भी डिटैचमेंट जैसी चीज़ों को देते हैं, विरक्ति जैसी चीज़ों को देते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा मामला हमको वैसे भी गंभीर लग रहा है। साथ ही में ग्रहण का आ जाना, कोई बड़ा आपके ऊपर मिथ्या आरोप, कोई ऐसा आपके ऊपर बदनामी करने वाली कोई चीज़, कोई ब्लेम आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो आपको स्पेशली इस सप्ताह के अंदर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। खासकर अगर मैं आपको कहूँ तो 2 दिन के लिए तो स्पेशली ध्यान रखिएगा, 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च का दिन जो है, ये तो आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है। कोई आपके ऊपर मिथ्या आरोप लगाया जा सकता है, कोई आपको बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर के थ्रू ही जो
कहता ना विश्वास जो होता है वो विश्वास थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, तो ऐसे काम करने भी नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल सावधानी से और चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करके आगे बढ़ें। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक है। सप्ताह का जो आखिरी दिन होगा 7 मार्च और 8 मार्च, यहाँ पे चंद्रमा भी यहाँ पे आएंगे, तो ये समय थोड़ा सा ठीक रहेगा, ग्रहण के बाद की स्थिति भी रहेगी, तो ये आप लोगों के लिए ठीक है। हाँ, अपने पार्टनर के साथ में कहीं अगर घूमने फिरने का प्लान है तो जा सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हालांकि वैसे थोड़ी सी कम संभावनाएं हैं क्योंकि अभी एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे हैं बच्चों के, तो मुश्किल है कहीं पर ट्रैवल करना, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो आप लोगों को जरूर से घूमना फिरना, कहीं पर बाहर जाना अवश्य चाहिए, तीर्थाटन वगैरह करने चाहिए, ठीक है ना। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी सी पीड़ादायी है क्योंकि अब ये ग्रहण की बात भी आ जाती है इसके अंदर। तो चंद्र ग्रहण जो है ये रहेगा आपके पंचम भाव सिंह राशि के अंदर, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर ये जो है ग्रहण रहेगा। अभी केतु भी यहीं पे चल रहे हैं लगभग, ठीक है, और नवमांश में भी सिंह राशि के अंदर है ये, तो वर्गोत्तम ही चल रहे हैं। चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे। अभी ग्रहण किस तरह से रहेगा, क्या रहेगा, इसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। पहले तो 2 मार्च की बात कर लीजिए, जब होलिका दहन होता है, तो होलिका दहन जो है इस समय पे क्या है, चतुर्दशी पड़ रही है, थोड़ी भद्रा भी लग रही है, तो 2 मार्च की रात को 12 बजे के बाद में अगर कैलकुलेट करो तो 3 मार्च हो गई। तो 2 मार्च की रात को लगभग 1:30 बजे से लेकर के और 2:30 बजे के बीच का जो समय है, ये होलिका दहन के लिए उत्तम समय माना गया है, ठीक है ना। एग्जैक्टली आपकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसके अकॉर्डिंगली टाइम में थोड़ा करेक्शन हो जाता है। वैसे तो 1:26 से लेकर के 2:38 के बीच का इसका मुहूर्त आया हुआ है, ठीक है ना। तो आपके समय भी देखेंगे तो 2-4 मिनट आगे पीछे करेंगे तो 1:30 से 2:30 के बीच का समय हो गया। फिर सुबह का दिन आएगा, तो उस दिन ग्रहण है, सूतक लग जाएगा सूर्य उदय के बाद में ही, सूर्य उदय के बाद में, यानी कि सनराइज होगा उसी के साथ में सूतक भी शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करते हैं चंद्र ग्रहण के दिन हम, वैसे कोई पूजा पाठ वगैरह हम नहीं करते हैं। पूजा पाठ आप कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ आपकी जो घर के अंदर जो मूर्तियां हैं, मंदिरों में जो मूर्तियां, जो हमारे देवालय वगैरह होते हैं, उनको स्पर्श नहीं किया जाता, ठीक है ना। ना ही आप जो अगर जप करते हैं, जो माला वगैरह है, उसको भी स्पर्श नहीं किया जाता। अब बिना उसके जप जितना कर सकते हैं उतना बहुत ज़्यादा उत्तम रहता है, ठीक है। ग्रहण कब से कब तक रहेगा, पर्व काल होता है जिसमें ग्रहण शुरू होता है, ग्रहण की एंडिंग होती है, उसको पर्व काल कहते हैं। ये जो समय रहेगा, ये समय 3:20 से शुरू होगा दोपहर के, और 6:47 तक शाम के ये तब तक रहेगा, ठीक है ना। तो ये अमूमन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 घंटे के आसपास का, ये 3-3.5 घंटे के बीच के आसपास का ये टाइम रहने वाला है ग्रहण का। ग्रहण का आपकी राशि के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो ठीक नहीं है। हर राशि के लिए ग्रहण का प्रभाव अलग अलग होता है। ये कभी जरूरी नहीं होता कि ग्रहण लग रहा है तो सभी के लिए, वो सभी राशियों के लिए खराब होगा, ऐसा नहीं है। कुछ राशियां हैं जैसे तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, इन राशियों के लिए ग्रहण जो है प्रॉफिटेबल रहने वाला है। आपके लिए ये पीड़ा और कष्ट लेकर आ रहा है, इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ा सा संभलने का टाइम है, थोड़ा टेंशन का टाइम है। पंचम भाव के अंदर पड़ रहा है, विद्या का समय है, विद्या ग्रहण का ये भाव होता है, ठीक है ना। साथ साथ में नई लर्निंग का ये समय होता है, इस संतानों का, ये बच्चों का भी समय होता है। कई तरह की चीज़ें हम यहाँ से निकालते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर अगर आपका जन्म हुआ है, पहली बात, या फिर सिंह अगर आपकी राशि है, सिंह लग्न आपका बनता है, तो ये ग्रहण आपके लिए ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। अगर आपकी चंद्रमा की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, या फिर इस ग्रहण का जो मालिक है, इस राशि का जो मालिक है यानी कि सूर्य, उसकी दशा अंतरदशा अगर चल रही है आपकी, तब इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आपके ऊपर पड़ने वाला है। आपकी मेन पत्रिका के अंदर सिंह राशि कहाँ है, इसका स्वामी कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन फिर भी मेष राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है ये थोड़ा सा पीड़ादायक और कष्टकारी रहने वाला। पीड़ा कैसी, पीड़ा कई तरह की हो सकती है। मानसिक पीड़ा हो सकती है क्योंकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, ये थोड़ी चंचलता को रिप्रेजेंट करता है। कई बार ये अतिचारी व्यवस्था भी दे देता है, आदमी थोड़ा सा जो है कैरेक्टर से थोड़ा सा इधर उधर भटक जाता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का मालिक शुक्र बनता है, शुक्र आपके लिए 12वें भाव के अंदर गया हुआ है, ठीक है ना। कई तरह की कैलकुलेशन है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जितना हो सके तो एक अगस्त्य मुनि का चंद्र स्तोत्र है, उसके अंदर 2 या 3 श्लोक उसके अंदर आते हैं। उसका जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप पाठ कर लीजिएगा, उतना ज़्यादा आप मनन कर लीजिएगा। अगस्त्य मुनि चंद्र स्तोत्रम, ये आप थोड़ा गूगल में सर्च करेंगे तो शायद मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा या तो उसको, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। बात करें आपके लिए किसी उपाय की, तो उपाय मैंने बताया चंद्र ग्रहण के दिन तो स्पेशली आपको ये करना है। बाकी अपने जो पुराने वीडियो हैं उसके अंदर मैं हमेशा बताता रहा हूँ, मेष लग्न है, मेष की राशि है, जो भी आपका बनता है, मंगल आपका स्वामी है। मंगल 3 तारीख को ही
राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो यहाँ से थोड़ी सी कठिनाई हमको और बढ़ जाती है। लाभ भाव के अंदर 4 ग्रहों की युति बनी हुई है आपके। शतभिषा नक्षत्र के में प्रवेश करेंगे तो राहु का ही नक्षत्र, यानी कि राहु के थोड़ा कंट्रोल में मंगल आने लगेंगे। इसको हम कहते हैं अंगारक योग, ठीक है ना। जब राहु और मंगल साथ में होता है तो अंगारक जैसा योग बनाते हैं। मंगल अभी थोड़े से अस्त ही चल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत बड़ी कोई डील नहीं करनी है, बहुत बड़ी चीज़ों को साइन नहीं करना है, कुछ बड़ा नुकसान आप लोगों को झेला जा सकता है। क्योंकि वैसे तो 11वें भाव के अंदर ज़्यादा ग्रह अच्छा ही फल देते हैं, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता। आपकी मीन पत्रिका के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है क्या नहीं है, इंडिविजुअली ये देख करके ही हम ठीक से अनुमान लगा सकते हैं। तो यदि आपको समझ में नहीं आता भाई हमारा लग्न कौन सा है, राशि कौन सी है, तो आप कोई ज्योतिष से संबंधित आपका प्रश्न है, उसका ज्योतिष से समाधान जानना चाहते हैं, तो नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप आराम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।